मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस एक प्रतीकात्मक कविता है और उसके जो प्रतीक हैं वे दंत कथाओं पर, लोक विश्वास पर आधारित हैं। कविता का आधार यह है कि जब कोई ब्राह्मणत्व अपने दायित्व का पालन नहीं करता है तो उसकी मृत आत्मा भटकती रहती है, जिसे प्रेत आत्मा कहा जाता है और वही ब्रह्म राक्षस है। अर्थात ब्राह्मणत्व का अर्थ यह है कि वह अपने बौद्धिक ज्ञान का सदुपयोग करे। इसी प्रकार से आज का जो संदर्भ है, कवि का कहना यही है कि वर्तमान संदर्भ में जो बौद्धिक समाज है, जो ब्रह्म ज्ञान रखता है, वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है और वह मौन है, चुप है। इसी कारण वह बेचैन भी है, भटक रहा है। इसी आधार पर कविता के प्रतीक को ध्यान में रखते हुए हम आगे की बात करने जा रहे हैं, कविता का पाठ करने जा रहा हूं। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ, शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सोनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी है। क्या गहरी बात है? प्रतीक देखिए आगे। बावड़ी को घेर डालें खूब उलझी हैं, बावड़ी को घेर डालें खूब उलझी हैं। खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल। विगत सत पुण्य का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह। अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का, जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुड़ेरों पर, बावड़ी की इन मुड़ेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर ले पुष्प तारे श्वेत। छायावाद के बाद ये कविता लिखी गई हुई है, इसलिए कविता का प्रतीक छायावादी बिंबों के साथ भी है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। उसके पास लाल फूलों का लहकता झौर, मेरे वह कनेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ, जिस ओर अंधियारा खुला मुँह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। कभी आप राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में पधारिए, उस बावड़ी को दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए इस कविता का सृजन किया गया है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य, बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गुंज की भी गुंज, बावड़ी की उन घरी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गुंज की भी गुंज
हड़बड़ाहट शब्द पागल से, गहन अनुमानिता तन के मलिनता, दूर करने के लिए प्रतिपल पाप छाया, दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह। हाथ के पंजे बराबर, हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ फिर भी मैल, फिर भी मैल। तो और होठों से अनोखा स्त्रोत को ये क्रुद्ध मंत्रोच्चार। तत्सम शब्दावली का प्रयोग देखिए, मुक्ति बोध की कविता तत्सम प्रधान है। भाषा की दृष्टि से तत्सम शब्दों का प्रयोग आपने खूब किया है। और होठों से अनोखा स्त्रोत को ये क्रुद्ध मंत्रोच्चार, अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह, स्याह संवेदना है। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर, यह प्रतीक देखिए, किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर, तिरछी गिरी रवि रश्म के उड़ते हुए परमाणु। फिर से सुने, किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर, तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है, सूर्य ने झुक कर नमस्ते कर दिया। ब्रह्म राक्षस समझता है, सूर्य ने झुक कर नमस्ते कर दिया। एक कविता याद कीजिए कि ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार की यह कविता जिस भाव को लेकर के लिखी गई है, उसी भाव को मुक्ति बोध इन पंक्तियों में प्रकट कर रहे हैं। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए, पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है, वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। कितना भ्रम है। फिर से पंक्ति को देखें, पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए वही दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है, वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। उसे भ्रम होता है कि चांदनी मुझे नमस्कार कर रही है, वंदना कर रही है। प्रतीक और कहीं है, अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही, अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही, करता रहा अनुभव कि नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगने भयानक बोझ से पहचान वाला मन, और तब दुगने भयानक बोझ से पहचान वाला मन, सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वह तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थ्योरम सब प्रमेयों तक कि मार्क्स, एंजल, रसेल, टायनबी की, हिडेगर, स्पेंसलर,
सार्थ गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह। नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य। सारे सिद्धांत, सारे दर्शन समाप्त हो रहे हैं। कवि का ये दृष्टिकोण। ये गरजती गुंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियां, ये गरजती गुंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियां, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रति शब्द का भी काटता वह रूप अपने बिंब से भी जूझ। विकृताकार कृति, विकृत से आकार उसका कोई निश्चित नहीं है। हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता वह रूप अपने बिंब से भी जूझ। विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रध्वनि से। यहाँ ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ तो बावड़ी के उन मुड़ोरों पर, बावड़ी के इन मुड़ेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत। वे ध्वनिया सुनते हैं करौंदी के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीर औदुंबर। सुन रहा हूँ मैं वही पागल प्रतीकों में कहीं जाती हुई वह ट्रेजिडी, जो बावड़ी में अड़ रही। पागल प्रतीकों में कहीं जाती हुई वह ट्रेजिडी, जो बावड़ी में अड़ रही। तो खूब ऊंचा एक जीना सांवला, खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां वे एक आभ्यंतर निराले लोक की। एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव। बुरे अच्छे बीच का संघर्ष वे भी उग्रतर, बुरे अच्छे बीच का संघर्ष वे भी उग्रतर। अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष गहन किंचित सफलता। अति भव्य असफलता अतिरेकवादी पूर्णता, अति भव्य असफलता अतिरेकवादी पूर्णता की विधाएं बहुत प्यारी हैं। जामितिक संगति गणित के दृष्ट से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मन, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता के तुष्टि करना कब रहा आसान। फिर से भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवी अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं। तो आगे देखिए, रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता, रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता, प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र, व्रण पर बांध लेता श्वेत धौली पट्टियां। उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से, दशमलव बिंदुओं के श्वेत
पसरे हुए उलझे गणित मैदान में, मारा गया वह काम आया। वाह क्या बात है। दशमलव बिंदुओं से संवेत, पसरे हुए उलझे गणित मैदान में, मारा गया वह काम आया। और वह पसरा पड़ा है वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। तो व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां, चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। ये प्रतीक जो सीढ़ियों का है, आप मुक्तिबोध संग्रहालय में देखिए, यह घुमावदार चक्करदार सीढ़ियां दिखाई पड़ेंगी, जिस शयन कक्ष में मुक्तिबोध रहा करते थे, वहां आज भी वो सीढ़ी बनी हुई है। ये प्रतीक वहीं से मिल रहा है। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अनेकी सीढ़ियां, चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। किंतु युग बदला व आया कृत व्यवसायी, किंतु युग बदला व आया कीर्ति व्यवसायी। लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन, और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन। विश्व चेतस बेबनाव महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जी कर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य। लेकिन नहीं हुआ। उसके महत्ता व उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। यह कचोट है कवि के मन में। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच। ऐसी ट्रेजेडी है नीच बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा। देखिए, बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा। वह कोठरी में जिस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तंबिवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ? तो अंत में कवि कहता है कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों पहुंचा सकूं। यही कवि की अंतिम इच्छा है कि ब्रह्म राक्षस का जो अधूरा कार्य है उसे मैं पूरा करूं। धन्यवाद।